नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला कोटपूतली के ग्राम भंकारी में 1 अप्रैल 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धन्यवाद सभा का आयोजन यहां के विधायक कुलदीप धनखड़ के द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव से खास बातचीत में विधायक ने बताया कि राजस्थान के 19 जिलों में ERCP योजना लागू की गई है, जिसमें जिला कोटपूतली को भी जोड़ा गया है। विधायक धनखड़ ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सभी विभागों में बम्पर भर्तियां निकाल रही है और पूर्व सरकार द्वारा की गई भर्ती घोटालों की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान DLV में हुए घोटालों और नियुक्तियों के भी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ERCP योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। आज हम आए हैं ग्राम भाकरी विराटनगर। यहाँ से स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़, जो काफी समय से पार्टी में सक्रिय रहे हैं, विभिन्न पदों पे इन्होंने काम किया है और अब ये चीफ स्पोक्सपर्सन राजस्थान है। सीधा सीधा कहा जाए तो मुख्यमंत्री के राइट हैंड इनको कह सकते हैं और है भी। एक ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक इन्होंने रखा है, किसान के बेटे हैं, आज भी वही चौपाल है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो इनकी सादगी और इनकी वाकपटुता राजस्थान में एक अलग स्थान रखती है। सर्वप्रथम तो हम पहली बार इनसे मिलने के लिए आए हैं, तो इनकी जीत की बधाई देंगे। केंद्र में जो सरकार इनकी बनी है उसके लिए भी हम बात करेंगे कुलदीप धनखड़ से। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ मेरे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। राजस्थान में जो गवर्नमेंट का गठन हुआ है उसमें आपकी निर्णायक भूमिका रही है। आपको मंत्री पद की कोई लालसा नहीं रही है, आप CM के बहुत नजदीक रहे हैं। हमारे सूत्रों से भी ये लगा है कि आपने जब भी कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे की बात की तो CM साहब ने कहा कि आप दूसरे CM हैं। तो आपका जो CM से ट्यूनिंग है उसका गांव के, क्षेत्र के और स्टेट के लोगों को फायदा पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक हमेशा मैंने आम कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है। पहले पार्टी में महामंत्री के नाते भी मैं जब 3 साल मेरे पास दायित्व रहा, तभी एक आम कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया है और विधायक बनने के बाद भी काम कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जो भी पार्टी आदेश देती है, जो संगठन आदेश देता है, उस संगठन की पालना हमेशा मैं करता रहा हूँ। और रही बात सरकार में तो हमेशा आपने फरमाया कि आपकी अहम भूमिका रही। लोकतंत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था है, सारे विधायकों को प्रदेश के मुखिया का चयन करना होता है, उसी के अंतर्गत मेरी भी एक सामान्य सी भूमिका रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी एक संगठक के रूप में हमेशा अपने प्रदेश में काम किया है। हर कार्यकर्ता को, राजस्थान की हमारी 200 विधानसभा हैं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगभग 50 कार्यकर्ताओं को नहीं जानते हो। और बड़ा खुशी का इजहार करता हूं मैं, और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, 36 कौम के लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे प्रदेश हाईकमान ने और साथ ही हमारे केंद्र हाईकमान ने माननीय भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह बना हुआ है। अंत शैली और वाकपटुता कहीं ना कहीं CM के इर्द गिर्द आपको खड़ा करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपने CM का धन्यवाद जो सभा का आयोजन किया है वो आपके ग्राम और आपके निवास स्थान पे किया है। मुख्यमंत्री ने बेझिझक इस बात को स्वीकार भी किया है। इसके पीछे जो परिप्रेक्ष्य वाला जो मुद्दा है वो ERCP है। एक्चुअल क्षेत्र में पानी की समस्या है, पूरे स्टेट में समस्या है। जो 17 डिस्ट्रिक्ट में ERCP लागू की है, इसको बढ़ाया भी जाएगा। CM ने जो पहले इसमें कुछ शहरों को नहीं जोड़ा गया था, कोटपूतली, विराटनगर, छापरा नहीं थे, आपके आग्रह के बाद में, आपकी मेहनत के बाद में CM साहब ने अगर ये सब आपके लिए मान्य किया तो अब CM साहब के लिए क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो सीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बहुत लंबे समय से राजस्थान की जो पानी की समस्या थी, ईआरसीपी की योजना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ राजस्थान की जनता को, देश की जनता को, कि जब हमारी भाजपा की सरकार थी 13 से 18 के बीच में, हमारी सरकार ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। डीपीआर इसकी तैयार हो गई थी। 18 में हमारी सरकार चली राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इसके कारण से ये काम पेंडिंग रहा। 5 साल तक राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा और इस कारण से कांग्रेस के नेता, हमारे पूर्व सरकार इस काम को लंबित रखे हुए थी और लगातार 5 साल में इस ईआरसीपी के नाम पे लोग राजनीति करते थे और सारा का सारा दोष मढ़ने का काम भारत सरकार पर करते आ रहे थे। लेकिन 5 साल में पानी के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं करा। पुनः राजस्थान की जनता ने भाजपा को मैंडेट देने का काम किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने सबसे पहला राजस्थान में कोई काम किया तो वो काम था राजस्थान के पेयजल संकट को समाप्त करने का। ईआरसीपी योजना को दोनों हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मोहनलाल यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, इन दोनों ने बैठकर और इस पूरी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया और जो पहले विचाराधीन जिले थे उनको बढ़ाकर जहां जहां पानी की समस्या थी उनको जिलों को जोड़ने का काम किया। इसमें मेरा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा विराटनगर विधानसभा क्षेत्र, कोटपुली विधानसभा क्षेत्र, बांसुर विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं थे और हमने आग्रह किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को इतना हमारी विनती थी कि हमारे विराटनगर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ये ईआरसीपी में जवारामगढ़ बांध को जोड़ा गया था। ईसरदा बांध का पानी जवारामगढ़ बांध में आना है और उस पानी के लिए हमने आग्रह किया कि इस जवारामगढ़ बांध के पानी को लेकर जाए आपके त्रिवेणी की नदी में, धारा में डाला जाए। वहां से जवानपुरा जो डैम बना हुआ हमारा वो पूरा भरे, उसका पानी जाए छितौली के बांध में और वहां से अलग से कैनाल का निर्माण और उसको पानी जाए बुचारा के बांध में। इन तीनों बांधों के बनने से विराटनगर को, कोटपुतली को, शाहपुरा को, बांसुर का जो क्षेत्र है, नारायणपुर इलाका है, वाल मंडावरा क्षेत्र है, उसको लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जितना मैं धन्यवाद देना चाहूँ उतना कम है। जब डीपीआर तैयार हो गई थी उसके बावजूद भी इन तीनों बांधों को जोड़ने का काम किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की ओर से और हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी ओर से। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कार्यक्रम 1 जुलाई 2024 सोमवार को हमने यहाँ भाकरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कार्यक्रम जनता जनार्दन की ओर से रखा है और यही कार्यक्रम है केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा जो पानी का संकट था उसको समाप्त करने का जब काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व, हमारी जनता ने एक सब सामूहिक रूप से निर्णय करा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुलाकर और सभी इलाकों की ओर से यहाँ स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम होना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कार्यक्रम 1 जुलाई को रखा है। भागीरथ कहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। क्षेत्र का भागीरथ अगर हम कहें कुलदीप धनखड़ को तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहें? देखिए, हमने कहा देश और दुनिया में सबसे बड़ा कोई संकट कोई आने वाले समय में होगा तो पीने का पानी का होगा। और जब मुझे दायित्व मिला विधायक का, उसके बाद मैंने पहला जो मेरा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर मुझे मिला, तो तब भी मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अब सरकार को विचार ही पीने के पानी के लिए करना पड़ेगा। और ये संकट केवल देश का नहीं है, ये संकट, पानी का संकट दुनिया में खड़ा होने वाला है और सभी सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि पानी से का जो सामना हमें संकट का कैसे करना है। तो आपको ध्यान भी होगा कि पहले भी हमारी सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो नदियों से नदियों को जोड़ने की बात चली थी और उसी काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उस काम को जमीन पर लाने का काम किया है। और ये काम जो प्रारंभ हुआ है ये देश के लिए संजीवनी बूटी के रूप में है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तो कहना भी चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान के भागीरथ भजनलाल शर्मा जी हैं कि उन्होंने राजस्थान की जनता के सामने जो बड़ा संकट था उसके समाधान के लिए, मतलब बहुत छोटी योजना है, बहुत विस्तार से बहुत बड़ी योजना है, 50,000 करोड़ की योजना है। इसका लाभ जब जमीन पर ये काम प्रारंभ होगा तब जनता को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि काम में सब देरी तो लगती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है कि हमारे कार्यकाल में इस योजना को हम पूरा करेंगे।
इस प्रकार का वायदा राजस्थान की जनता से उन्होंने किया भी। की समस्या कहीं पे है, बेरोजगारी बढ़ती है। आप ये सब योजना लाके, ये आरसीपी बहुत बड़ी योजना है, इस सब को क्षेत्र में, प्रदेश में लाके प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हो, तो कई हद तक बेरोजगारी में कहीं ना कहीं कमी आएगी। किसान का बेटा अगर वो एजुकेशन से जाके कहीं जॉब नहीं लग पाता है तो उसके सामने खेती ही एक रास्ता बचता है। राजस्थान में बेरोजगारी का भी मैटर है। इन सब दोनों चीजों में आप संतुलन बिठाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेरोजगारी पे कंट्रोल करने का भी एक श्रेय जाएगा। देखिए, गत 5 सालों में कांग्रेस का राजस्थान में शासन रहा और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता। जितने राजस्थान में एग्जाम हुए, जितने पेपर हुए, अधिकांश पेपर लीक हुए। इन्होंने नौजवान के साथ धोखा करने का काम किया। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो नौजवान आगे बढ़ सकता था, उनको रोजगार मिल सकता था, लेकिन 5 साल इन्होंने इसमें जाया कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। इनकी आपस की जो कांग्रेस की लड़ाई थी, इसके कारण से हमारे राजस्थान को नुकसान हुआ। चाहे बिजली क्षेत्र की मैं बात करूं, चाहे मैं नौजवान को रोजगार की बात करूं, चाहे बेरोजगार हमारे युवक हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो आपके इनकी मैं काम की बात करूं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी 5 सालों में, इन्होंने हर क्षेत्र में की लापरवाही के कारण से राजस्थान को नुकसान हुआ। और अब लगातार हम इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान का नौजवान कैसे उसको रोजगार मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उसको कैसे मिल सकता है, राजस्थान में उद्योग कैसे बढ़ सकता है, इन सब पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपको बताना भी चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बनने के बाद जो पेपर लीक की घटना होती थी, उस पर रोक लगाने का हमने प्रयास करा है। लगभग ऐसे 100 लोगों को गिरफ्तार, राजस्थान में जो पेपर माफिया था उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। एसआईटी का गठन हमने किया है और लगातार हमने शिकंजा, जो ऐसे लोग काम कर रहे थे, जो पूरा एक गैंग बनाकर राजस्थान में काम कर रहे थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हमने काम किया है। और बहुत सारी वैकेंसी राजस्थान की सरकार निकाल रही है। राजस्थान के नौजवान को रोजगार मिलेगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था उन सब बातों को हमारी सरकार पूरा करेगी। और साथ साथ बिजली का जो राजस्थान में बड़ा संकट आया, कांग्रेस की सरकार, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आज जो बिजली का संकट राजस्थान में है उसका सबसे बड़ा कुछ श्रेय किसी को जाता है तो अशोक गहलोत जी की सरकार को जाता है। अगर ये 5 सालों में राजस्थान में बिजली उत्पादन का काम करते तो आज हमारे सामने बिजली का संकट खड़ा नहीं होता। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय भजनलाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा एमओयू हुआ है। 2,24,000 करोड़ का एमओयू राजस्थान की सरकार ने किया है, जिसमें बिजली का प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन इतना बड़ा जो होने वाला है, इतना बड़ा स्तर उसका होगा कि हम राजस्थान को बिजली की समस्या है उससे तो हमको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रदेशों को हम बिजली दे पाएंगे राजस्थान से। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने बनाई है, क्योंकि आज राजस्थान में जो बिजली का उत्पादन है वो लगभग 12,500 मेगावाट से लेकर 14,000 मेगावाट तक होता है, जो कि राजस्थान में बिजली कंज्यूम लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास है। इसलिए हमारी सरकार जो सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए बिजली उत्पादन का, उसको हमारी सरकार करने जा रही है। विद्वान आदमी है। एजुकेशन राजस्थान का एक महत्व है देश में। पिछली गवर्नमेंट ने बहुत स्कूलों को इंग्लिश स्कूलों में मर्ज किया है। अफवाहें हैं, सही है पता नहीं है, वो आगे सरकार का निर्णय होगा। क्या इंग्लिश स्कूलों को बंद किया जा रहा है या उनमें सुधार किए जा रहे हैं? दूसरा, पिछली गवर्नमेंट में 4 बड़े महाविद्यालय खोले गए थे, झुंझुनू, धौलपुर, जोधपुर में, जो पटल पे कहीं थे नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में वो विद्यालय चले थे, उनकी जांच हुई है, वो भ्रष्टाचार हुआ है। वो शायद गवर्नमेंट इस सब को आगे बढ़ाएगी, करेगी भी। आप प्रवक्ता है, विशेष तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस सब ने ये सब किया है तो वो दोषी है, उनको दंड तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, 5 सालों में कांग्रेस के राज्य में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ लोगों ने करा नहीं। राजस्थान में बहुत सारे विभागों में, चाहे मैं जेजेएम योजना की पानी की बात करूं,
उसमें जितना बड़ा घोटाला की सरकार ने किया, इनके मंत्री उसमें शामिल रहे, उनकी जांचें भी लगातार चल रही हैं। ऐसे जो आपके कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय थे जिन्होंने फर्जी तरीके से उनका पंजीयन करवाया, उनको संचालन करने का काम किया, उनकी सबकी जांच, ये जांच का विषय, जांच उनकी सबकी होगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है। एक एक ऐसे जो घटनाक्रम इन लोगों ने किए थे, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। साथ ही आपने एक जिक्र किया इंग्लिश मीडियम में विद्यालयों की जो आप बात कर रहे थे, उसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने एक उनका बयान मैंने भी सुना है। राजस्थान में देखिए, हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें, और आजकल आप भी जानते हो इंग्लिश के बिना आगे बच्चों की पार पड़ती भी नहीं है। हर काम में इंग्लिश की आवश्यकता होती है। और लेकिन जहां जहां इंग्लिश से मीडियम विद्यालय बने, वहां उनकी हालत आप देखो क्या हालत हो गई। हम चाहते हैं कि जहां स्ट्रेंथ अच्छी है, जहां हमारे स्थानीय लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल रहे, हम उसके पक्ष में। जहां पर लोग ये चाहते हैं, जहां संख्या बच्चों की कम हो गई, जैसे मुझे किसी ने कहा कि एक हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मात्र 8 के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो हमारे वो स्कूल विद्यालय खाली हो गए। तो सरकार की मात्र इतनी मंशा है कि हमारे बच्चे, जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम पढ़ें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ें। उसके लिए हम जो निचले स्तर पर जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनके सुझाव इसमें हमने आमंत्रित भी हम इसमें करने वाले हैं कि जहां जैसे गांव वाले चाहेंगे, जैसे हमारी ग्राम पंचायतें चाहेंगी, उस सब विचारों को हम राजस्थान की सरकार माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ उनके प्रपोजल भेजेंगे, और जो सरकार को ठीक लगेगा, जो नॉर्म्स में जो विद्यालय आएगा, उसको उसी के अनुरूप चलाने का हम काम करेंगे। संशय है जिले को लेके। जिलों में पिछली सरकार ने काफी जिले बनाए हैं, 19 जिले। वो किस आधार पे बनाए हैं, वो सरकार की उस टाइम की नीति रही होगी। कोटपुतली जिले को लेकर लोगों में भ्रम है कि जिला रहेगा या नहीं रहेगा। इसी प्रकार कोटपुतली को अगर जयपुर मुख्यालय से हम जोड़ते हैं तो लगभग लास्ट गांव 140 किलोमीटर है। अगर जिले के संबंध में कोई बात आती है, जिन जिलों को मर्ज किया जाना चाहिए, सुटेबल है गवर्नमेंट करे, लेकिन कोटपुतली की मांग तो आखिरी 70 साल से थी, वो पूरी हुई है। इन जिलों में आप यहाँ से विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, आपकी बात का बहुत ऊपर तक सुना जाएगा। तो जिले का आगे से ऐसा कोई प्रावधान है कि हटाना है या बचाए रखना है, इसमें कितना योगदान रहेगा? देखिए, सब पूरी जानकारी राजस्थान की जनता जानती है कि अशोक गहलोत जी ने आनन फानन में जिलों का निर्माण किया था। बहुत सारी त्रुटियां, अव्यवहारिकता बहुत सारी जिलों को बनाने को लेकर रही है, और हमारी सरकार ने आते ही अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेम बरवा जी को के नेतृत्व में ऐसे 5 लोगों की हमारी टीम बनी है। वो सभी आपत्तियां जो लोग भी देना चाहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो जनसेवक हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे किसान भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, जो भी अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता है उस समिति के सामने दर्ज कराएं, और समिति के पास जो रिपोर्ट आएगी उस पर एक बार गंभीरता से चिंतन करने के बाद ही निर्णय होगा कि क्या परिस्थितियां कैसी बदलने वाली हैं। रही बात जिक्र आपने किया अभी कोटपुतली जिले को लेकर, कोटपुतली जिले की मांग बहुत लंबे समय से थी और कोटपुतली जिला बना, और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ जिला बनने के बाद हमारी 4 विधानसभा इसमें लगती हैं, विधानसभा विराटनगर, विधानसभा कोटपुतली, विधानसभा बहरोड, विधानसभा बानसूर, और जिला बनने के बाद चारों विधानसभाओं में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायकों को जिताकर और राजस्थान की विधानसभा भेजने का काम किया। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवादी हूं मैं कि आप लोगों ने चारों प्रत्याशियों को जिताकर यहाँ से भेजा, और जनता ने जो हमें दायित्व दिया है, निश्चित रूप से जनता के आदेश की हम पालना करेंगे। कोटपुतली जिला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह भी किया है कि हमारे कोटपुतली जिले को यथावत रखा जाए। कोटपुतली बहरोड जिला जो बना है, इसका सारा मुख्यालय कोटपुतली में होगा। ये सब चीजें तय भी हुई है। कुछ आंशिक रूप से परिवर्तन की बात कुछ हमारे एक आधे साथी के द्वारा आई थी, कहीं ना कहीं चिट्ठी के माध्यम से,
उसका अवलोकन भी हमने करा है कि जिले को यहाँ नहीं यहाँ मुख्यालय को स्थापित किया जाए, वो चीज संभव नहीं है। हम इसमें जो आपकी परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ये हमारा मुख्यालय यही रहने वाला है और जिला कहीं जाने वाला नहीं है। कोटपुतली जिला जो बना है उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय पूरा आशीर्वाद देकर हम इस जिला मुख्यालय को यहीं रखेंगे। मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय जनता जनार्दन की भावनाओं का पूरा आदर करेंगे और जिला कहीं जाने वाला है नहीं। इसमें एक जरूर है, कुछ त्रुटियों का विषय मैंने जिक्र किया। मेरी विधानसभा का पूरा हिस्सा शामिल कोटपुतली में है। मेरी 8 पंचायतें जयपुर जिले में शामिल हैं और विराटनगर तहसील के लोग शुरू से मांग कर रहे हैं जिला बनने के बाद कि लगभग 15,000 लोग हमारे विराटनगर तहसील के लोग, मेडकुंडले के लोग, विराटनगर के तहसील के सारे लोग बहुत सारे बड़ी संख्या में जयपुर में रहते हैं। उनकी शुरू से मांग थी कि हमारी तहसील विराटनगर को कोटपुतली के बजाय जयपुर जिले में शामिल किया जाए। तो उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और कमेटी के सामने भी अभी मैं आग्रह करने वाला हूँ। सीएम साहब को तो मैंने आग्रह किया ही है, लेकिन अभी पत्राचार के माध्यम से एक बार निजी रूप से उपस्थित होकर मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा कि मेरे विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में शामिल करना जनता के हित में होगा और वो मैं करूंगा। लेकिन पावटा तहसील के लोग हमारे कोटपुतली जिले में शामिल रहना चाहते हैं, तो हमारी यथावत इसको हम रखना चाहते हैं और वो यथावत ही रहेगा। मुझे पूरे हमारे मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर पूरा भरोसा है। का जो स्पष्ट है, जो बातें आप बोल रहे हैं वो धरातल पे हैं, होनी भी चाहिए। जनता आपसे उम्मीद करती है, मैंडेट आपको दिया है, आपका राज्य में दूसरा दर्जा बनता है। आप अपने आप को साधारण कार्यकर्ता कहते हैं, ये आपका बड़प्पन है। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछली सरकार ने जो नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद में जो पट्टों का जो काम किया था, उनमें बहुत सी त्रुटियां रही थी, धांधलियां रही थी। आज पटल पे देखते हैं तो डी ग्रेड के कर्मचारी को आयुक्त बना के बिठाया गया है। ये बहुत जगह है, जबकि उस पोस्ट पे बैठने के लिए एक आरएस या आईएएस होना उसका डिजर्व करता है, पोस्ट के इक्वल है। आप रिव्यू कराएंगे, एक नगर परिषद का 100 करोड़ का बजट होता है। एक डी ग्रेड की क्लास का जो नगर पालिका का कर्मचारी, अगर 100 करोड़ का बजट उसके हाथ में दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे दुरुपयोग होगा, क्योंकि वो उस सब को डिजर्व नहीं करता है। क्या ये सब रिव्यू होंगे? देखिए, बहुत सारे बिंदु आए हमारे सामने आए हैं। गत सरकार ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया। मैंने जिक्र किया जेजेएम का, पानी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने करा। ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें इनके रहते भ्रष्टाचार नहीं हुए। मैं एक 2-3 किस्से बताना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में कि इनकी सरकार में यूडी टैक्स अर्बन एरियाज है वहां कटना चाहिए था। हमारे सामने बड़ा संकट आ गया। इन लोगों ने 5 साल में करा क्या कि जो यूडी टैक्स लेना था वो ले नहीं पाए। भारत सरकार की जो ग्रांट मिलनी थी वो रुक गई। मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे पास ये इनकी जब सरकार गई तो 250 रुपए तो पावटा नगर पालिका में है मेरे पास, और लगभग 300-350 रुपए मेरे पास है विराटनगर नगर पालिका में। 12-12 महीने की सैलरी बाकी है। इन्होंने 1 रुपया यूडी टैक्स काटा नहीं। उसका परिणाम यह है, यूडी टैक्स काटना जरूरी है। फोर्ट रेशियो के हिसाब से 40% यूडी टैक्स काटना चाहिए था। इन्होंने ध्यान इस बात पर दिया नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ग्रांट हमें मिलनी थी वो ग्रांट हमें मिली नहीं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। इन्होंने जो पाप कमाया है उसका सारा नुकसान जनता को हो रहा है। और हमने एक नीति के तहत ही हम काम करने वाले। हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर विषय पे चिंता करी है। सब लोगों से राय लेना, हर वर्ग को बुलाते हैं, सब समाजों को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और जो सुझाव आते हैं उनका क्रियान्वयन हमारी सरकार करवा रही है। ऐसे अधिकारी जिनको आप जिक्र कर रहे हो, इनकी सरकार में तो इन्होंने चपरासी को भी अधिकारी ईओ बना के भेज दिया था। चपरासी को अधिशासी अधिकारी लगा दिया था। हमारी सरकार ने, अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे आरआई होते हैं, हमारे जैसे अभी माननीय शहरी विकास मंत्री राबर सिंह जी खर्रा, इन जितने अधिशासी अधिकारी लगाए हैं उसमें आरआई को एक को भी इन्होंने अधिशासी अधिकारी का
काम नहीं दिया। अगर रेवेन्यू ऑफिसर आप हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में आप काम करिए, आपका काम राजस्व प्राप्त करने का है, वो काम ही आप करेंगे। एक भी अधिकारी को लगाया नहीं। हमें व्यवस्था के तहत ही सब अधिकारियों की हमारी नियुक्ति होती है। कांग्रेस शासन में तो एक भी अधिकारी, ना इन्होंने कोई बीडीओ की भर्ती करी, ना इन्होंने अधिशासी अधिकारियों की भर्ती करी। उसके कारण से आज हमारे पास तो अधिकारियों का संकट है। सरकार इस पर विचार कर रही है, जितने हमारे पद रिक्त हैं उनकी भर्तियां करें। पुलिस का आप देख लीजिए, इनकी सरकार में पुलिस की भर्तियां कितनी हुई। आज थानों की हालत ये होगी इनके राज के कारण से कि जहां नफरी होनी चाहिए 50 की, वहां 25 लोग बैठे हुए हैं। आज कानून व्यवस्था को बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम तो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती करने का था। जब कानून व्यवस्था पुलिस ही नहीं हो तो कानून व्यवस्था कहां से होगी। हमारी सरकार हर पहलू पर विचार करके और राजस्थान के विकास के प्रगति के पथ पर कैसे राजस्थान जा सकता है, उस पर हमारे मुख्यमंत्री काम करने वाले हैं। आप आज पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धनखड़, वाक्पटुता और सहनशीलता इनका एक विषय रहा है। अच्छे लोगों में इनकी गिनती होती है। इन पे कोई एलिगेशन सरकार में है नहीं। हम इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो सीएम की जो सभा होनी है वो धन्यवाद सभा है, और एक गांव में सीएम का आना एक बहुत बड़े विषय को अपने आप में बनाता है। हम उम्मीद करते हैं स्टेट के राजा अगर यहाँ पधारते हैं तो पब्लिक के लिए वो चीजें आसानी से है। यही सब देखना होगा आने वाली 1 जुलाई को। मेरे साथी कैमरामैन अंश के साथ धर्मवीर यादव, भाकरी, पावटा। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।